हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अ कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹10 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने शेयर इशू करे 10 रुपये पे और डिस्काउंट दिया 10% का फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स ऑफ ₹2 ईच। उन्होंने शेयर फॉरफिट कर लिए। 2 कॉल्स के 2 रुपये नहीं मिले तो टोटल 4 रुपये नहीं मिले। वट विल बी द अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे? शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है, जो नहीं रिसीव हुए। तो शेयर्स कितने के थे? 10 रुपीज़ के 400 रुपये नहीं आए। 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए। डिस्काउंट 1 रुपये का दिया था। शेयर फॉरफिट और एरियर 4 रुपये का था। 400 शेयर पे 1600 रुपये ये नहीं आए और बच गए 5 रुपये। 5 रुपये उन्हें रिसीव हुए थे पर शेयर पे, तो 2000 रुपये उन्होंने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडिंग इज यूजली इन्वॉल्व इन ऑल सच आइटम विच आर रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ दीज आइटम? ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक, ऑप्शन बी गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, ऑप्शन सी expenses incurred by consignor, option D goods sent on consignment। consignment account के इनवॉइस में कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी भी होता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी होता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑफ ई कॉमर्स? ऑप्शन ए, अ वाटरमेलन फार्मर सेल हिज वाटरमेलन टू अनदर फार्मर। बी, a watermelon farmer advertise his watermelon online. C, watermelon bought by a restaurant owner from a farmer. Option D, a watermelon farmer opens a farm stand। इसका आंसर इजी है, ई कॉमर्स बोला है और ऑप्शन बी में ऑनलाइन लिखा है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इसका। बाकी सब में ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। वो फार्मर को सेल कर रहा है और इधर रेस्टोरेंट ओनर फार्मर से खरीद रहा है। इधर फार्मर ने ही एक फार्म स्टैंड ओपन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ई वेबसाइट। इट अलाउज द कस्टमर टू परचेज गुड्स फ्रॉम वेरियस सेलर यूजिंग इंटरनेट। इट्स एम इज टू प्रोवाइड अ ग्लोबल रिलायबल 24/7 वेब बेस्ड इफेक्टिव सेल मैनेजमेंट सिस्टम। किसको ई वेबसाइट बोला जाएगा? जिसमें कस्टमर जो है परचेज कर सकता है अलग अलग सेलर्स से, वेरियस सेलर्स से यूजिंग इंटरनेट। इट्स एम इज टू प्रोवाइड ग्लोबल रिलायबल एंड 24/7 बेस्ड इफेक्टिव सेल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए ई विजिबिलिटी, ऑप्शन बी ई मॉल, ऑप्शन सी ई शॉप, ऑप्शन डी ई स्टोर। अच्छा, ई स्टोर में तो सिंगल सेलर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ई वेबसाइट्स। ई वेबसाइट ई शॉप को बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर यही है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेलर्स होते हैं, तो इट अलाउ द कस्टमर टू परचेज फ्रॉम वेरियस सेलर बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल ड्रॉन ऑन June 16
for a period of 30 days and unfortunately July 19 is a public holiday, then what will be the maturity date of the bill? अगर बिल 16 जून को ड्रॉन किया गया 30 दिन के लिए और 30 दिन बाद जो 19 तारीख थी वो एक पब्लिक हॉलिडे था, तो अब उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? ऑप्शन ए 19 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई। अगर जो लास्ट डे है हॉलीडे हो गया तो एक दिन पहले मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए 20,000 स्पेंड ऑन सम मेजर ऑल्टरेशन टू अ थिएटर विच मेड it more comfortable and attractive. Option B 4,000 rupees spent on dismantling, transportation and reinstalling plant and machinery to a new site. Option C 2,000 spent on repair of machinery. Option D 60,000 spent on construction of railway site. कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट हम एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर्स तक उठाते हैं, जिनका बेनिफिट हमें मिलता है एक से ज़्यादा ईयर्स तक। ठीक है, करंट ईयर में उसका एक्सपेंस हुआ बट उसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिल रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि एक बार एक्सपेंडिचर किया एडवर्टाइजमेंट पे, अब आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। तो इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ट्रांसपोर्ट करके एक प्लांट को दूसरी जगह ले गए, डिसमेंटल करा, ट्रांसपोर्ट करा, रीइंस्टॉल कर दिया दूसरी जगह, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द शेयर इशूड बाय द कंपनी। सेकेंड स्टेटमेंट है अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। थर्ड स्टेटमेंट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ है a company's financial performance is based on the profit earned during the period। कौन सी इनमें से करेक्ट है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन बी ए बी सी स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी कि सी स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट हैं। डिपेंड करता है कंपनी की लिक्विडिटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट उस पीरियड में उन्होंने कितना अर्न किया है, उससे पता चलता है उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मर्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डज रिक्वायर दैट figure of previous year should be shown in the separate column along with the figure of the current year with respect of each of the item of liability and assets। किस बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस में प्रीवियस ईयर के फिगर्स सेपरेट कॉलम में शो होते हैं अलॉन्ग विद फिगर ऑफ करंट ईयर्स? पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, दूसरा है वर्टिकल फॉर्म में। ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों में नहीं, ऑप्शन बी ओनली ए इज करेक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी ए और बी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी और वर्टिकल फॉर्म में भी, और ऑप्शन डी ओनली बी वर्टिकल फॉर्म में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी और वर्टिकल फॉर्म भी, दोनों ही फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज पार्शली एग्जेम्प्टेड?
ऑप्शन ए शेयर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ लीज रेंट, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन सी इनकम पार्शली एग्जेम्प्ट होती है? इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इनकम विच आर इंक्लूडेड इन टोटल इनकम बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड होती है बट एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स से एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द टोटल इनकम, उसको पार्शली एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है? इनकम ऑफ पार्टनर इन एन अनरजिस्टर्ड फर्म, और दूसरा इनकम ऑफ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शेयर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1999, ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1999, ऑप्शन सी 9th दिसंबर, और ऑप्शन डी 11th दिसंबर 1973। फेमा लोकसभा में कब पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1999। एंड फेमा came into force इसका करेक्ट आंसर है ऑन 1 जून 2000। फेमा केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 2000। ये भी आप डेट याद रखना। लोकसभा में पास हुआ था 29 दिसंबर 1999 और उसके ऑलमोस्ट 5 मंथ बाद इट केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर कंडेम्ड फॉर लेसनिंग राइवलरी द एनालिसिस फॉल्स अंडर विच जनरल स्पेस ऑफ सोशल मार्केटिंग इशू। ऑप्शन ए मार्केट्स इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, ऑप्शन बी मार्केट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, ऑप्शन सी मार्केट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल, ऑप्शन डी मार्केट्स इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेसेस। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कंडेम किया जाता है फॉर लेसनिंग राइवलरी। द एनालिसिस फॉल्स अंडर विच जनरल स्पेस ऑफ मार्केटिंग इशू, सोशल मार्केटिंग इशू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज of tailor-made software? A can link with another information system, option B it can be developed according to the customer's requirement, ये तो advantage हो गया। फिर the high cost of installation and maintenance, और option D it is difficult to learn and require high tech training। tailor-made softwares का डिसएडवांटेज क्या है इनमें से? इसको लिंक किया जा सकता है दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है मेंटेनेंस की और इंस्टॉलेशन की, या इसको लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है एंड रिक्वायर हाई टेक ट्रेनिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं, है ना। उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ यूजर्स एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सेट्स अप अ न्यू बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 1987। उसने एक नया बिजनेस ओपन किया 1 अक्टूबर 1987 में एंड डज नॉट क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 1988 में। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ऑफ 1989 टू 1990? ऑप्शन है ऑप्शन ए
24 months, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। उसने सेटअप किया था 1 अक्टूबर को 1987। क्लोज उसे करना था मार्च 1988 पर, तो 6 मंथ ये हो गए। और 1 अप्रैल से 1988 से 31 मार्च 1989, 12 मंथ ये हो गए। इन दोनों पीरियड के लिए वो अकाउंटेबल है। तो असेसमेंट ईयर 1989 टू 90 तक 18 मंथ करेक्ट आंसर होगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 1989 टू 90, 18 मंथ के लिए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1959। स्टेट बैंक एक्ट पास हुआ था 1959 में, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम 8 मेजर स्टेट एसोसिएट बैंक वर amalgamated with the main bank as its subsidiary. Which one of the following is not one of these bank? Bank of Punjab, Bank of Rajasthan, Bank of Saurashtra and the Hyderabad State Bank. कौन सा उसके साथ अमेलगमेट नहीं हुआ था? इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था। बैंक ऑफ पंजाब ये पाकिस्तान का एक बैंक है, वहाँ का एक मेन बैंक है। और बैंक ऑफ राजस्थान ये आईसीआईसीआई के साथ मर्ज हुआ था। एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ तिरुवनंतपुर। और मर्ज होते टाइम भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हुआ था एसबीआई के साथ ऑन अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द रिलेवेंट डेट इज। कैलकुलेशन फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिलेवेंट डेट क्या होती है? ऑप्शन ए द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द डेट ऑफ सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, ऑप्शन सी द डेट ऑफ इशूइंग शेयर्स, ऑप्शन डी द डेट ऑफ टेक ओवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।